हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल द नीव फाउंडेशन पर। तो इसमें आज हम एनसीईआरटी का ज्योग्राफी क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। ऑलरेडी हम जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा रहेगा एनसीईआरटी हम ये कवर करेंगे ज्योग्राफी क्लास नाइन्थ का, ठीक है, चैप्टर नंबर 2। ओके। तो इसमें आज मतलब पहले हम जो कर चुके थे चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा। अब हम जो देखेंगे इसमें कि भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है। ठीक है, भारत का भौतिक स्वरूप इसमें आज हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें ये है फर्स्ट कि ये आपको दिखा रहा होगा प्लेटों की विभिन्न गतियाँ। ठीक है, प्लेटों के बारे में हम जो है आज पढ़ने वाले हैं। जो हमने पहले किया हुआ था वो चैप्टर फर्स्ट था, ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट था। आज हम जो पढ़ेंगे यहाँ से इसको रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विशाल देश है। ठीक है, तो एक मिनट दीजिएगा, मैं मार्कर हटा देता हूँ, है ना। मतलब विशाल देश है। और आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्रों के निवास रत हैं, है ना, तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियों पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, है ना, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। आप यह सोच रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ कैसे बनी, है ना। तो अब हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषताएं और उनकी संरचना के बारे में जानेंगे। अच्छा, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको इसमें बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं इसको रीडिंग करते चल रहा हूँ। जो भी जहाँ पर भी लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है तो मैं उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए रीड करते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिसमें कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती हैं, ठीक है, और जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है। कुछ शैल खड़ी की तरह मुलायम होती हैं, जिसका प्रयोग टैल्कम पाउडर बनाने में होता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है। एक मिनट दीजिएगा ना। ठीक है, तो जिसका प्रयोग टैल्कम पाउडर बनाने में होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से मिलकर बनी होती है। क्या आपने कभी इन विविधताओं के कारणों के बारे में सोचा। इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में भिन्नता के कारण होती है ना। भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कला सॉरी भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माण के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है ना। अपर्दन मतलब ये होता है जैसे मृदा अपर्दन होता है ना, कटाव कह सकते हैं आप। चलिए, कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों के ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत, ये जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। एक मिनट रुकिएगा, इसको मैं थोड़ा सा ठीक है। तो ये जो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके,
ये जो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार अब यहाँ से जो है आप इसको ध्यान से समझिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से बनी हुई है, जिस तरह से ये दिखाया गया है इसमें, ठीक है। प्लेटों की गति का जो प्लेटों की गति होती है उसके कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है, ठीक है। इसके फलस्वरूप वलन भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखीय क्रियाएं होती हैं, है ना। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में, इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, है ना। ठीक है, अब ठीक है, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसा कि इस वाले वो पीछे वाला जो था, मतलब इस वाले भाग में दिखाया गया है, ठीक है, ये वाले भाग में दिखाया गया है। चलिए, तो इसमें ये है कुछ प्लेटों एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं, ठीक है, जबकि कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं और अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं, ठीक है। जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं तब या तो वे टकराकर टूट सकती हैं या एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे आ सकती है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती है और रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती है। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है ना। भारत की वर्तमान स्थलाकृतियों का विकास भी इसी प्रकार की गतियों में प्रभावित हुआ है, ठीक है। चलिए, अब इसमें जो लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जैसे विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावी क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित होते हैं, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ से जो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसको चाहें तो नोट कर लें आप, है ना। ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। संवहनीय धाराओं ने भूपर्पटी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी, ठीक है। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के कारण परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अभिन्नति, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस टकराव के कारण उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस, है ना, भू अभिन्नति के अपसादी चट्टान बलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको नोट करते चलिएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा शॉर्ट नोट दिया गया है। गोंडवाना भूमि ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। टेथिस के हिमालय के रूप के ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत ही बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के
अपसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। ठीक है, इस प्रकार जालोर निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम ये पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैप रीडिंग रहेगा वो मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, अभी हम पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ भूगर्भीय वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृतियों को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ और तेज बहने वाली नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान जालोर निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंचाई पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। ठीक है, मुख्य भौगोलिक वितरण कैसा है इसका? मुख्य भौगोलिक वितरण भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, हिमालय फर्स्ट तो देखें आप, हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, कैसा होगा ध्यान से देखिए अब इसको। अब जैसे ये है, या फिर नेक्स्ट इस पर मैं समझाता हूँ, इस पर थोड़ा सा इसके बारे में, या फिर हम रीडिंग कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो जाएगा ना। मैप मैं अलग से समझाऊंगा इसमें। ठीक है, चलिए हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत क्या है? हिमालय जो है, हिमालय, एक मिनट मैं इसे जूम कर देता हूँ। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। तो हिमालय पर्वत जो कहलाएगा, बलित पर्वत कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, बलित पर्वत का उदाहरण दीजिए तो हिमालय। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर, सिंधु कहाँ है? ये यहाँ। ठीक है, पश्चिम पूर्व दिशा। ठीक, ये पूर्व दिशा हो गई। चलिए देखिए, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। पश्चिमी हो गया, पूर्वी हो गया। ठीक है, यहाँ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी ये आ रही है, सांगपो नदी। ठीक है, ये सांगपो नदी को ही जैसे ही भारत में एंटर होती है तो उसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कैलाश श्रेणी। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी समझाऊंगा इसको आगे, इसको कंप्लीट करते हैं हम पहले। चलिए, तो हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी, एक मिनट दीजिए ना, पश्चिमी भाग में बोला जा रहा है, पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, मतलब पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में ज़्यादा ऊंचाइयाँ में कहीं कुछ ज़्यादा ऊंचाई है, कहीं ज़्यादा नीचाई है ना, ये विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग स्थित श्रृंखला को महान आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे उत्तरी भाग में स्थित स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसको याद कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। ये जो मैं बीच बीच में बोलता हूँ इसको या तो आप नोट कर सकते हैं या आप जैसा भी करना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, ये उठकर आते हैं सीधे वन लाइनर में ही। ठीक है, हिमाद्री कहते हैं। ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर ये हम देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पहला तो शिखर है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है।
और ऊंचाई हो गई 8,848। ठीक है, कंचनजंगा भारत में है ना ऊंचाई, आप ये देख लीजिएगा। मकालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, नंगा पर्वत भारत में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी भारत में है, कामेट भारत में है, नामचा बरुआ भारत में है, और गुरुला मंदाता नेपाल में है। ठीक है, महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममिति है। ठीक है, हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिखिएगा, नोट करिएगा इसको। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ होता है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी हुई रहती है। इसे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? हिमानियों का प्रवाह कहा जाता है। ठीक, महान हिमालय में पाए जाने वाली हिमनियों तथा दर्रों के नाम आपको क्या करना है, अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा इसमें। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करने के लिए आपको ये यहाँ करना चाहें तो और भी अच्छी बात है। चलिए, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है ना, और हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित मतलब हिमाद्री जहाँ है उसके दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है तथा हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा? हिमालय या निम्न हिमालय ओके के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 3,700 मीटर से 4,500 मीटर के बीच में तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिखिएगा, नोट करिएगा। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। ओके, चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर हम देखते हैं। यह है हिमालय पर्वत। ओके, ये तो इसमें एटलस आपके पास होगा, एटलस को आप देखिएगा। ठीक है, नैनीताल रानीखेत की स्थिति देखें, है ना, ये आप एटलस देखें। एटलस में पूरा मैप रीडिंग कीजिए, मैप देखा करिएगा। जो आपको ज्ञात कीजिए करके लिखा होता है तो इसको थोड़ा सा देखिएगा, तो आपको जो है मैप रीडिंग का थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। ओके, तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य श्रृंखला हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अपसादी से बनी हैं। ये घाटियाँ बजरी जालोड़ की मिट्टी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून तथा दून के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेकर पूरा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। ये घाटियाँ बजरी जालोड़ की मिट्टी जालोड़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतलज एवं सिंध के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है। सतलज और सिंधु के बीच के हिमालय को, ठीक है, पंजाब हिमालय कहा जाता है। और लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ना। काली एवं तिस्ता नदी के नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है एवं
काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। ठीक है, ये एटलस आप देखते रहिएगा तो उससे थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। अब आपसे कहा जाता है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र जो है सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक है, मतलब इस साइड है, सबसे पूर्व साइड है ना। दिहांग महाखड्ड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों से जो अपसादी शैल हैं। ठीक है, मजबूत बलुआ पत्थर मतलब जो कि अपसादी शैल हैं से बनी हुई हैं। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रेणियों श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मीज़ो, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। ठीक है, ये मीज़ो पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको ये दिखेगी। ठीक है, तो उत्तरी मैदान, अब हम देखेंगे उत्तरी मैदान। ओके, तो उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियाँ प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना हुआ है। ये मैदान जालोड़ मृदा से बना हुआ है और लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जालोड़ों का निक्षेप हुआ है। ठीक है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ रहे हैं। ओके, इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। ये मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है ना। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से ये भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्रित हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है। इन धाराओं का वितरिकाएँ कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर याद देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं ये। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है। दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पंज का अर्थ है 5 और आब का अर्थ है पानी, मतलब 5 नदियों का समूह। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा गया है और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए हैं, है ना। इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के इस मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियाँ के बीच है। ठीक है, यह उत्तरी भारत के राज्यों में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इस विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो
आज हमारा जो है पार्ट 1 था, ठीक है। ये चैप्टर 2 का पार्ट 1 है और अब हम जो है पार्ट 2 इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम जो इसका आगे कंटिन्यू इसी में कर देंगे, ठीक है। और इस पार्ट में हम थोड़ा सा ये हिमालय और ये भारत के नक्शे का थोड़ा सा हम मानचित्र पे हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे ऊपर, देखिए पामीर का, ये पामीर है ना, ये पामीर ग्रंथि, ठीक है। कुनलुन श्रेणी ये हो गई है और हिंदुकुश श्रेणी ये हो गई है, ठीक है। और अब इसमें देखें काराकोरम, ठीक है, काराकोरम दर्रा भी यहीं पर है, ठीक है, काराकोरम। लद्दाख श्रेणी भी ये है, यहाँ पर है। जस्कर श्रेणी ये यहाँ पर है, लद्दाख श्रेणी ये देखें, है ना। और अब इसमें ही अब देखिएगा हिमालय में शिवालिक श्रेणी ये हो गई है, ठीक है, शिवालिक श्रेणी ये हो गई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से जो निकलती है ये नदियाँ देखिए, सिंधु नदी ये इस तरह से आकर जा रही है, फिर झेलम नदी यहीं पर है, रावी नदी, ठीक है, सतलज, ठीक, ब्यास, ये सभी यहीं से होकर ही जाती हैं, सिंधु नदी, ठीक है। और अब थोड़ा सा इस साइड हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से कैलाश मानसरोवर से निकलती हुई ब्रह्मपुत्र नदी सांगपो के नाम से तिब्बत में चलती है और यहाँ पर जैसे ही एंटर करती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आएगा ही, ठीक है। और एक यहाँ पर एक द्वीप बना, ये नदी द्वारा निर्मित सबसे बड़ा द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है आसम में, ठीक है। और ये यहाँ पर ब्रह्मपुत्र आकर यहाँ पर इसमें गिर जाती है, ठीक है। और यहाँ से मिल जाती है गंगा, गंगा यहाँ पर आकर मिल जाती है इसमें, ठीक। और ये आकर बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर गिर जाती है, ठीक है। यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है, सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा, ओके। चलिए ठीक है, ठीक है। आगे का मैप हम देखेंगे, आगे पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे, बाकी अभी इसमें इतना ही रखिए, ओके, ठीक है। आज के लिए थैंक यू। और चैनल पर यदि अभी तक न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके, थैंक यू।